नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट वितरण में। चलिए शुरू करते हैं अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि हम बात करेंगे उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या इसके कारण थे, उनके सिद्धांत क्या थे और फिर उस उग्र राष्ट्रवाद के जन्म के प्रमुख कारण। ठीक है, कारण, सिद्धांत एवं स्वदेशी एवं बहिष्कृत आंदोलन के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। ये जो पूरा सेशन होगा 1905 से लेकर के 1909 तक, जिसमें कि आपको पता है 1907 में सूरत के विभाजन को भी हम देखने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम आपको बताने में सफल होते हैं, और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलते हैं। हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई वन लाइनर या कुछ ऐसी कहानी यहाँ पे आपको जल्दी से बताने की कोशिश नहीं की जाएगी। ये ब्रीफली डिस्कस होगा, एक अच्छी कहानी के थ्रू हम इस सारी चीज़ों को समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उग्र राष्ट्रवाद का उदय, अब इसकी बात कैसे हुई, तो हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी, ठीक है, 19वीं शताब्दी के बाद से अर्थात 1890 के पश्चात से ही उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय है वो माना जाने लगता है। धीरे धीरे इसका उदय होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद हम बात करें कि इसके उदय का जो प्रारंभ हुआ और ये 1905 तक आते आते ये क्या होता है, अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है। इसके कारण, इनके कारणों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो अनुदय और विनय की जो नीति थी, ठीक है, इस नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव पड़ता नहीं दिखा, जिस वजह से कांग्रेस के कुछ ऐसे जो प्रमुख उसमें नेता थे, दो फाड़ हो गया। आपको पता होगा कि कांग्रेस में दो फाड़ हो गए, एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी, एक उदारवादी थे और एक उग्र राष्ट्रवादी थे। तो इनमें एक विशेष प्रभाव नहीं पड़ने की वजह से ये जो उनकी नीतियां थी उस पर अंग्रेजों पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था, जिस वजह से इसका प्रतिक्रिया ये हुआ कि इनके समझ में आने लगा कि जो स्वतंत्रता है वो मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से ही प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्रता मांगने से नहीं अपितु संघर्ष द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अब हम इसको देखें कि यह जो संघर्ष से प्राप्ति की जो बात कही जाती है, संघर्ष से प्राप्ति की जो बात कही गई, उसी को हम क्या कह सकते हैं, उग्र राष्ट्रवाद का जन्म कहा जा सकता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि किन तत्वों के कारण, किन के कारण ये चीजें पनपी और ये उग्र राष्ट्रवाद का जन्म जो हुआ, इसके कारण पे हम विशेष पूरा फुल डिटेल इसका जो ब्रीफली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला हेडिंग है अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान। इन नेताओं ने उग्र राष्ट्रवाद के, हम बात करेंगे इसमें प्रमुख नेता जो अरविंद घोष, लाल बाल पाल, इन लोगों ने इसमें एक मुख्य भूमिका निभाई और इन्होंने इस अंग्रेज के इस जो सच्चे स्वरूप को पहचाना, उनके असली चेहरों को पहचाना, लोगों के सामने लाने की कोशिश की। उसमें अगर हम उस प्रक्रम में आगे बढ़ें तो जो अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की प्रार्थना पत्र एवं मांग, इन सभी चीज़ों का अंग्रेजों ने क्या किया, उस पर ज़्यादा विचार नहीं किया, उसकी वो उपेक्षा करते रहे, उस पर ज़्यादा ध्यान न देते रहे, जिस वजह से क्या हुआ कि इसमें उनका विश्वास था, अपनेपन का जो विचार था उनके अंदर, जो अपनेपन का विचार था कि हम इन सारी चीज़ों को करेंगे, उनसे हम प्रार्थना के थ्रू या कुछ ऐसे उनसे निवेदन करके हम अपनी बातों को मनवा लेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से उग्र राष्ट्रवाद के दिमाग में ये बात आई कि स्वतंत्रता मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जो बात आगे बढ़ी कि उस समय में भी इनके द्वारा जो कुछ दमनकारी जो नीतियां आई, जो दमनकारी नीति हुई, उसके वजह से भी कुछ असंतोष फैले। दक्षिण भारत में जो प्लेग की बीमारी आई, कुछ ऐसे रीजंस हुए जिसकी वजह से कई सारे भारतीय की मौत हुई, लगभग 90 लाख बताए जाते हैं कि भारतीयों की मौत हो गई थी। तो इन सब वजहों से अंग्रेजों के प्रति जो हमारा एक असंतोष, जो उग्र राष्ट्रवादियों का जो एक असंतोष पनपा, जो वो जागा, इसका ही एक रीज़न था
कि इनका जन्म हुआ। इन नेताओं ने अंग्रेज के इन नीतियों को खंडित किया और देश में एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के बारे में बात की। अब देखते हैं कि ये जो मैंने सन लिखा है, तो अब देखोगे राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अधिक अधिकार देने के अपेक्षा वर्तमान अधिकारों को भी वापस लेने की बात करते रहे। पहली चीज इसमें जो पहला जो है 1892, तो 1892 का जो भारत अधिनियम आया, उस अधिनियम से संबंधित मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। तो 1892 में जो एक अधिनियम आया उसमें दो बातें मुख्य हैं। पहली चीज कि उस अधिनियम के द्वारा ही भारतीयों को बजट में हिस्सा लेने एवं प्रश्नोत्तर करने का बात बताई गई, लेकिन आप उसके प्रत्युत्तर में अपना कोई उसमें मत देने का अधिकार लेकिन नहीं था। प्रश्नोत्तर पूछने का अधिकार था, मत देने का अधिकार नहीं। और उसके बाद उसी अधिनियम के बाद से ही चुनाव की जो पद्धति थी उसकी भी शुरुआत वहीं से मानी जाती है। अब इसका भी क्या किया, 1892 के अधिनियम का भी उन्होंने विरोध किया। 1897 में बात करें तो इसमें क्या हुआ कि जो नाटू बंधु थे उन पे मुकदमा चलाया गया, उनको देश से निरसित किया गया तथा तिलक तथा अन्य नेताओं को भी राजद्रोह फैलाने के जुर्म में जेल में डाला गया। ये प्रकरण कब हुआ, 1897 में। 1898 में बात की गई कि भारतीय दंड संहिता 124A को, भारतीय दंड संहिता 124A को दमनकारी जो एक कानून था इसको पुनः स्थापित तो किया गया, उसके साथ साथ इसको विस्तृत भी किया गया। पुनः स्थापित के साथ साथ विस्तृत भी करना एवं उसके साथ ही एक और उसमें एक्ट जोड़ दिया गया जो कि था 125A। 124A के साथ साथ उसमें एक और एक्ट जोड़ा गया जो कि था 125A। नेक्स्ट, तो इससे भी उनके अंदर कुछ भावनाएं पैदा हुई और इनके जो अंग्रेजों के जो चेहरे थे वो खुल करके सामने आने लगे। 1998 की बात करें, 1999 में फिर क्या हुआ कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया। कलकत्ता अभी किसने किया था, हम आगे पढ़ेंगे। ये जो हमारी हेडिंग है लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, इनकी जो ये नीतियां थी इसके वजह से भी इनका चेहरा खुल के सामने आया और इन नेताओं का एक उग्र राष्ट्रवाद का जन्म होता है। 1904 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहली कि जो कार्यालय गोपनीयता कानून थी उसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया गया और लास्ट में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। तो तीन बातें हुई। 1898 में आप देखोगे, हम शुरू से देखते हैं। 1892 में जो अधिनियम था उसका उन्होंने विरोध किया। उसके बाद 1897 में नाटू बंधुओं को एवं बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के अपराध के कारण उनको सजा दी गई। 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को विस्तृत किया गया और भी ज़्यादा प्रसारित किया गया और उसमें एक और दंड संहिता जोड़ा गया 125A। उसके बाद 1899 में जो बात की गई है उसमें जो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट था उसके द्वारा उसमें जो सदस्यों की संख्या थी उसको कम कर दी गई। 1899, उसके बाद 1904 में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज कि कलकत्ता गोपनीयता कानून के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को कम किया गया एवं दूसरा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण को और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया। सरकार को सेनेट द्वारा भी पारित प्रस्ताव पर निषेधाधिकार अर्थात वीटो पावर का जो पावर होता है वो भी उनको प्रदान कर दिया गया। ठीक है, आई होप आपको ये हेडिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि। देखिए, किसी भी आंदोलन को करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास हो, एक विल पावर होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और आत्मसम्मान के लिए भी हमें अपने लड़ना चाहिए। इन सारी भावनाओं से ही
इस उग्र राष्ट्रवाद का उदय माना जा सकता है। अब इसमें अगर हम देखें कि क्या क्या बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तिलक, अरविंद घोष एवं विपिन चंद्र पाल, इन नेताओं ने अपील की कि भारतीय की विशेषता एवं शक्ति, जो भारतीय हैं वो अपनी विशेषताओं को, अपनी शक्तियों को क्या करें, पहचाने। भारतीय अपनी विशेषताओं, अपनी शक्तियों को पहचाने। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि धीरे धीरे ये जो बदलाव होने लगा और जन साधारण के सहयोग से बिना स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। इन्होंने, हम बात करें उन महान विभूतियों की, उन हस्तियों की, जिनमें से थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल एवं अन्य राष्ट्रवादी नेता, जिन्होंने भारतीयों से यह अपील किया कि आप अपनी अंदर की जो विशेषता है, आपके अंदर की जो शक्ति है, उसको आप क्या, हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की, तो उन्होंने उन भारतीयों को जागृत किया, उनके आत्मविश्वास को क्या किया, प्रेरित किया, उनको जगाया, उनको झकझोरा, जिस वजह से और जिससे ये बात उभर के आई कि जन साधारण के सहयोग के बिना, जन साधारण के सहयोग के बिना स्वतंत्रता की प्राप्ति जो है वह क्या है, असंभव है, वह कभी हमें नहीं प्राप्त हो सकती। फिर हम बात करेंगे शिक्षा का विकास। धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ, भारत में शिक्षित लोग हुए। शिक्षित लोग होने के साथ क्या एक समस्या हो जाती है, हम अभी आप इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे। कल से हमारा एक इकोनॉमिक्स का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, आई होप आपको वो समझ में आए। इकोनॉमिक्स में आप जब पढ़ोगे तो आपको जब ये समझ में आता है कि जितने ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे, शिक्षित लोगों को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर शिक्षा का दर बढ़ेगा और उसके साथ साथ रोजगार का दर नहीं बढ़ा तो वहीं पे हमारी बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ने लगती है। शिक्षा के साथ साथ अगर हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं तो हमें रोजगार को भी बढ़ावा देना चाहिए, रोजगार का भी सृजन करना चाहिए, तभी संतुलन बना रह सकता है। किंतु जो शिक्षित लोग थे इसमें अधिकांश ने अब बेकारी पे चले आए, उनको शिक्षा तो प्राप्त हुआ किंतु रोजगार नहीं मिला, जिस वजह से, और उसका वो कारण किसको मानने लगे वो शिक्षित लोग, इन्हीं अंग्रेजों को। और वो कहाँ जाके जुड़ गए, अपनी इस उत्तरदायी, तो जो शासन का उत्तरदायी ठहराए तथा धीरे धीरे विदेशी शासन को समूल नष्ट करने के लिए उग्र राष्ट्रवाद का साथ देने लगे। इससे संबंधित 2-3 पॉइंट्स हैं जिसे आपको मैं बताना चाहूँगा, कोडेड है। जैसे स्वामी विवेकानंद का एक कोड है कि यदि संसार में कहाँ कोई पाप है, कहीं कोई अगर पाप है तो वह पाप है दुर्बलता। सबसे बड़ी पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप दुर्बलता है। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी उग्रवादी बन गए, है ना। ये एक उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया रखी। उसके बाद कराची क्रॉनिकल में एक बात कही गई कि एक एशियाई ने जो किया वैसे दूसरे भी कर सकते हैं। हमें बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव में। आपको मैं 2-3 घटनाएं ऐसे बताऊंगा जिससे कि भारत के अंदर भी ये बात आई, जैसे कि जापान के द्वारा रूस को हराया गया। सोचिए, जापान छोटा सा एशियाई कंट्री है और उसने रूस को हराया। इससे एक आत्मसम्मान की भावना उठी कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी अंग्रेज शासन पे निर्भर होना जरूरी नहीं है। तो इस बात को भी हमें समझना चाहिए। इसमें इन्होंने कहा कि यदि जापान रूस को पिटा कर सकता है, ठीक है, अगर जापान जो है वो रूस की पिटाई कर सकता है तो भारत भी ब्रिटेन को उसी तरह पीट सकता है। ब्रिटेन को हमें समुद्र में फेंक देना चाहिए और अपनी ताकत के अनुरूप हमें जापान की तरह संसार की प्रमुख महाशक्तियों के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। तो ये कुछ कोटेशंस हैं जिनको आपको पता होने चाहिए, इनसे आपके पढ़ने में रुचि जमती है, पढ़ने में रुचि बनेगी। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव। इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में ये कुछ घटनाएं हैं, जैसे 1868 में उस समय पाश्चात्य जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना था। 1868 में 1868 में जापान का एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना एक प्रमुख कारण बना। उसके बाद हम बात करें कुछ अन्य कारणों पे, इससे क्या हुआ, इससे भारतीय इस सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश जैसे बिना किसी बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। इससे ये बात साफ हो गई। उसके बाद जो अन्य घटनाक्रम इस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जिससे हम प्रभावित हुए, वे उग्र राष्ट्रवादी नेता प्रभावित हुए। उनमें था कि 1896 में यूथोपिया द्वारा इटली पर जो सेनाओं का अपमानजनक पराजय किया, ब्रिटिश सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए जो बोआर का युद्ध हुआ 1899 से 1902 एवं 1505 में जापान द्वारा रूस की पराजय, 1905 में जो जापान द्वारा रूस पे पराजय हुआ, ये सारी घटनाओं से, ये जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई, इससे भी हमें एक आत्मबल मिला, हमें एक शक्ति मिली कि अगर ये छोटे छोटे एशियाई देश ही जब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो हम उन चीज़ों को करने में क्यों असमर्थ हैं, हमें भी उन सारी चीज़ों को करना चाहिए। अब बात करेंगे बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। पश्चिमीकरण के लिए भी हमने विरोध बनाया कि जिससे कि पश्चिमीकरण के वजह से हमारी संस्कृति पे क्या पड़ता था। अभी आप देखो, पश्चिमीकरण की वजह से वेस्टर्न ड्रेसेस, जिसकी वजह से हमारी जो सभ्यताएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, वो उस समय भी था, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दयानंद सरस्वती ने इसी समय यह नारा दिया कि भारत केवल भारतवासियों के लिए ही है। अब हम बात करेंगे उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। उदारवादी भी इससे क्या थे, वे कांग्रेस की जो क्षमा याचना थी, वो जो उनसे प्रार्थना पत्र भेज करके अपनी मांग को पूरा करवाना चाहते थे, वो धीरे धीरे बातें उनको भी समझ में आने लगी कि इससे काम बनने वाला नहीं है, संघर्ष करके ही स्वराज को प्राप्त किया जा सकता है। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, इन नीतियों में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीति जो यही हैं, आप 1899 से देख सकते हो, 1898 के बाद से। 1899 में सबसे पहली बात क्या की कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट को खत्म किया, जिसके वजह से उनकी संख्याओं को कम कर दिया गया। 1904 में उसने 2 महत्वपूर्ण ये नीतियां अपनाई जो कि और ज़्यादा असंतोष पैदा करने वाली थी। पहली नीति ये थी, कोयला कार्यालय गोपनीयता नियम के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को कम किया एवं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा उसने जो उस पर नियंत्रण था उसको और भी ज़्यादा कड़ा कर दिया। अब हम बात करेंगे जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व। इसमें बातें की गई जो जुझारू नेता उस समय के थे, जैसे राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एवं पंजाब से के लाला लाजपत राय। इस उग्र विचारधारा के उत्थान में सबसे अधिक सहयोग तिलक ने दिया। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठी में केसरी के माध्यम से, केसरी उनकी एक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका, आपको पता होनी चाहिए, जिससे अपने इन जुझारू राष्ट्रवाद की गाथा को स्पष्ट रूप से सभी लोगों तक फैलाने की बात कही। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे विदेशी शासन से घृणा करो, ठीक है, इसमें उसने बात को किया, इसे किसी प्रकार की उम्मीद करना क्या है, व्यर्थ है। दूसरी बात, स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य केवल और केवल एक हो, स्वराज की प्राप्ति, जो कि संघर्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा,
राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों का प्रत्यक्ष भागीदारी होना चाहिए। आपको बताया कि 1892 में जो भारतीय अधिनियम आया उसमें बजट का पार्ट तो हमें बनाया, प्रश्न उत्तर तो हम कर सकते थे, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग का जो प्रोसेस था वो हमारे हाथ में नहीं था। मतलब उनकी द्वारा बनाई गई नीतियों को हमें मानना ही पड़ता था। ओके, उसके बाद निडर हों, आत्मनिर्भर बने, इन सारी चीज़ों की बात जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में की गई है। एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव। अब शिक्षित लोग थे। 1857 की क्रांति का आपने एक सबसे बड़ा रीजन देखा होगा कि इसके असफल होने का मात्र एक कारण क्या था कि एक प्रशिक्षित नेतृत्व नहीं था, उसमें कोई एक नेतृत्व विहीन वो था। वो जो क्रांति थी वो नेतृत्व विहीन होने की वजह से वो सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसमें एक प्रशिक्षित नेतृत्व ने एक अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है स्वदेश एवं बहिष्कार आंदोलन। इसमें जो पहला बात करेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमें देखने हैं। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। लोगों को विभाजित करने हेतु बंगाल का विभाजन किया गया लोगों को विभाजित करने के लिए। अब ये जो एक आंदोलन चल रहा था, अब आप इसमें देखोगे एक संयुक्त बंगाल है ये, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कौन कौन से, अगर आज के भारत से हम कंपेयर करें तो इसमें आपका बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, और फिर इधर आप बात करोगे आसाम के क्षेत्र और पूरा का पूरा बांग्लादेश, ये सारे देश, आज के देश, ये पूरा मिल करके क्या था उस समय का बंगाल था। ये पूरा का पूरा मिल करके उस समय का बंगाल था। तो इसको विभाजित करने के लिए बंगाल के विभाजन की बात की गई। स्वदेशी तथा बहिष्कृत आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की बात की गई। इसका जो सबसे पहले जो चर्चा किया गया, आधिकारिक रूप से इसको बंगाल विभाजन की जो सार्वजनिक घोषणा की थी वो 1903 में कर दी गई थी। और जो नियम बताया, जो कारण बताया गया कि इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5, आज के 5 राज्य, और उस समय इसकी जनसंख्या करीब 78 मिलियन के करीब थी, 78 मिलियन के करीब थी। आगे हम इसको समझेंगे कि किस वजह से। तो उन्होंने तो यही तर्क दिया कि भैया इतनी जनसंख्या है, हमें शासन करने में, सुविधाएं देने में हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन अंदर की बात तो कुछ और थी। अंग्रेज पता है इतने सीधे नहीं है कि वो हमें व्यवस्थाएं देने के लिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें। उनकी जो नीति थी कि अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कैसे किया, 2 रीजन से। पहला किया भाषा के आधार पर, पहला भाषा के आधार पर, और दूसरा किया धर्म के आधार पर। ठीक है, पहला भाषा के आधार पर, दूसरा धर्म के आधार पर। इस ग्राफ को आप कैसे समझ सकते हो? इस ग्राफ को समझने के लिए हम अगर देखें कि जब संयुक्त बंगाल है, ये हमारा संयुक्त बंगाल है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक था बंगाल और दूसरा था हमारा पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल प्लस असम, इन 2 भागों में इनको डिवाइड किया गया। अब अगर इनकी जनसंख्या हम देखें तो इसमें इसकी राजधानी बनाएगी कलकत्ता, इसकी राजधानी क्या बनाएगी? कलकत्ता, और इसकी राजधानी बनाएगी ढाका। इसकी राजधानी क्या बनाएगी? ढाका। इनकी जनसंख्याओं की बात करें तो इस देश में यहाँ पे हिंदू जो थे वो करीब करीब 4 करोड़ थे, 4 करोड़ 20 लाख हिंदू, 4 करोड़ 20 लाख, एवं मुसलमान जो थे वो 90 लाख के करीब थे। और यहाँ पे आप देखोगे तो 1.8 के करीब 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम और 1 करोड़ 20 लाख क्या थे? हिंदू। तो आप समझ सकते हैं को डिवाइड करने का इनका जो रीजन था कि हिंदू और मुस्लिम को क्या कर दो,
अलग कर दो। इसी का रीजन आप देखोगे 1906 में ही एक नई पार्टी बनी, मुस्लिमों की एक नई पार्टी। तो यही रीजन था, और ये एक असंतोष की जो भावना यहीं से पैदा करने में अंग्रेज क्या हो गए, सक्षम हो गए। उनकी ये नीति क्या हुई, सफल हो गई। हालांकि 1911 में फिर इसको हटा दिया गया था, लेकिन इस प्रयास में उन्होंने कुछ तो सफलता पाई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और 1906 के बाद से ही धीरे धीरे जो उनकी फूट डालो राज करो की नीति थी, उसमें एक बहुत बड़ा फूट का एक कारण बना, वो 1906 का मुस्लिम लीग का स्थापना था। अब बात करें कि अगर आप देखोगे कि हमने दिखाया कि किस तरीके से बंगाल को दो भागों में बांटे। दो भागों में जब बांटा तो यहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे और यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे। अब इन हिंदुओं में भी आप देखोगे जो हमारे 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, इन हिंदुओं में भी बांग्ला भाषी कम पड़ गए। ठीक है, अब यहाँ तो पहले हमने धर्म के आधार पे बांट दिया। अब जब इसमें हम बात किए तो 1.8 के करीब बांग्ला भाषी थे, और हिंदी भाषी में और उड़िया जो उड़ीसा के लोग थे, जो उड़िया बोलने वाले थे, उसमें 3.6 थे। मतलब हिंदी बोलने वालों की अगर बात की जाए तो 3.6 के करीब हो गई। जिस वजह से अब ये भाषा के आधार पे इनकी भी कमी क्या हो गई, अब ये अल्पमत में आ गए, भाषा के आधार पे भी इनको डिवाइड किया गया और यहाँ पे इनकी संख्या बढ़ गई। तो इन सब रीजन के वजह से भी ये जो स्वदेशी और जो बहिष्कार किया गया, इनकी भी बात की जाती है, और ये बात अभी भी की ही जा रही है। आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत, अभी भी हमें यही चीज़ सिखाई जा रही है कि स्वदेशी बने, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं। और ये बात कब से की जा रही थी, 1905 से भी की जा रही है, लेकिन हमारी जो आदत है वो छूटने वाली नहीं है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उग्रवादी द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। अब उदारवादियों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से 1903 से लेकर के 1905 तक इन्होंने इसका विरोध किया। इसमें जो प्रमुख नेता थे, जो इम्पोर्टेंट रोल इसमें मुख्य भूमिका निभाई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वीराज चंद्र इसमें प्रमुख थे। उदारवादियों का उद्देश्य था कि भारत में इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से ऐसा जनमत तैयार की जाए। अब फिर से उनकी वही बातचीत कि जनमत लाइए, कागज पास कराओ, ये एप्लीकेशन दो, वो फॉर्म भरो, यही सारी चीज़ों में ये अटके रहे। विरोध तो किया, लेकिन खुले दिल से, या इनकी एक बात ऐसे कह सके कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। कहां से प्रारंभ करने की घोषणा की गई? कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस की स्थिति। कांग्रेस की स्थिति में जो बातें की गई हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों का बंगाल विभाजन में आलोचना हो एवं बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान जो है उसका स्वदेशी अभियान का समर्थन देना हो। अब जो बात की गई, उदारवादियों ने क्या किन किन नीतियों को अपनाया? ये 16 अक्टूबर 1905 में जब ये विभाजन जो प्रभावित हुआ, उस समय लोगों ने एकता दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधा, जिसे कि हम राखी दिवस के नाम से भी जानते हैं, और इसे शोक दिवस, ठीक है, इसे शोक दिवस के भी नाम से जाना जाता है। और इसके जो स्वदेशी जो बहिष्कृत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, हमने बताया आपको, वो लाल बाल पाल, ये 3 नेता इंपॉर्टेंट है। इनका सिद्धांत ब्रिटिश शासन से घृणा, जन समूह की शक्ति एवं ऊर्जा में विश्वास। इसी से इन्होंने कहा कि बिना जन समूह के हम इन चीज़ों को, स्वराज को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वराज इनका मुख्य लक्ष्य था। भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों में विश्वास करते थे। भारतीय समारोह के आयोजन के पक्षधर थे। प्रेस तथा शिक्षा के विकास के पक्षधर थे। और इसी जब प्रेस की स्वतंत्रता को कर्जन ने रोकने का जो नियम लाया, इस वजह से कर्जन के प्रति एक असंतोष की भावना पैदा हुई।
प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं आत्मत्याग की भावना में विश्वास करते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और बड़ा होगा ही, और क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन किए जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट चीज़ों को समझाने की, आपसे शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।